हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वही एनसीईआरटी जिसको पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। शुरू करते हैं चैप्टर को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करती है। एक चीज़ अकेले फंक्शन नहीं कर सकती, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तालमेल बना के काम करती हैं। उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और उस चीज़ पर जब कंट्रोल होगा तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम पढ़कर आए। क्या था लाइफ प्रोसेसेस? ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करते हों, वही प्रोसेस लाइफ प्रोसेस थे। तो ये यही कह रही है एनसीईआरटी। इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organism. There we had started with a notion we all have that if we see something moving it is alive. हमने क्या पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है? हमने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है। हम ये सोचते हुए आते हैं कि हम लोग लिविंग हैं तो हम लोग मूव कर सकते हैं। जो चीज़ें नॉन लिविंग है मूव नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल, ये चेयर है मूव नहीं कर सकती, टेबल है मूव नहीं कर सकती, तो हमें क्या लगता है ये नॉन लिविंग है। बट हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लिविंग है। एनिमल्स मूव कर सकते हैं, एनिमल लिविंग है। वैसे ही प्लांट क्या मूव कर सकते हैं? तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाते हैं? सोचिए, क्या हमारा नोशन गलत है या सही है? जहाँ जो हमने पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है आज तक कि जो चीज़ें मूव कर सकती हैं वही लिविंग होती हैं, क्या वो सही है या गलत है? ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स। कुछ मूवमेंट जो प्लांट होते हैं, क्या वो भी मूव करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तो वो नहीं जा सकते, बट हाँ प्लांट किसी और तरीके से मूव करते हैं। कैसे? जब वो ग्रो करते हैं तो वो भी एक मूवमेंट होता है। जब हम एक सीड को मिट्टी में दबा दें और वो सीड से पूरा प्लांट बन जाए तो उसका जो मूवमेंट है वो क्या है? ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वो भी एक मूवमेंट होता है ग्रोथ की वजह से। जैसे सीड ग्रो करेगी, मिट्टी से बाहर आएगी और प्लांट बनेगा, वो उसका मूवमेंट हो रहा है। बट वो मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? ग्रोथ की वजह से हो रहा है। ऐसा मूवमेंट नहीं है कि वो अपनी जगह को चेंज करे, बट इट इज ऑल्सो अ मूवमेंट। ठीक है, अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज। इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम आउट। जो सीड होती है वो क्या करती है? मिट्टी को साइड हटाकर बाहर निकल के आ जाती है, वो भी तो एक मूवमेंट होता है। ठीक है, it is also a movement, but if its growth were to be stopped these movements would not happen. अगर ये ग्रोथ रुक जाए तो ये मूवमेंट भी रुक जाएंगे। some movements as in many animals and some plants are not connected with growth. तो जरूरी नहीं हर एक मूवमेंट ग्रोथ से कनेक्टेड हो प्लांट्स और एनिमल्स में। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते। अ कैट रनिंग, जो बिल्ली है भाग रही है। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलो चूइंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। क्या ये सब ग्रोथ से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स नॉट। बिल्ली भागेगी तो क्या उसकी ग्रोथ होगी? नहीं। ठीक है, वैसे ही जो बफेलो है अगर वो कुछ चीजें खा रही है तो क्या वो ग्रोथ की वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है? नहीं। तो कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment of the organism. हमें ऐसा लगता है जो मूवमेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसने आगे दिया है, द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। बिल्ली क्यों भागी? क्योंकि बिल्ली ने चूहे को देखा। ठीक है, इस वजह से वो भागी, इसीलिए उसने मूवमेंट किया। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage. हम क्या सोचते हैं? हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने फायदे के लिए कुछ मूवमेंट्स करते हैं। प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, जैसे जो प्लांट है वो क्या करता है? धूप की वजह से ग्रो करता है। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, बच्चे अपने मजे के लिए बाहर खेलने जा रहे हैं।
वो उनका फायदा है, वो उनका बेनिफिट है, इसलिए वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। बफेलो च्यूकट, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने बड़े बड़े जो टफ फूड है उसको छोटे पार्टिकल से ब्रेक करके डाइजेस्ट करना है। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. कोई चीज हम गरम टच करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं, वो भी एक मूवमेंट है, बट वो भी अपने फायदे के लिए है। तो हम क्या सोचते हैं, जो मूवमेंट है वो क्या एडवांटेज के लिए होता है अपने, ठीक है। इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम कुछ और थोड़ा ज्यादा सोचें, इट बिकम्स एपरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड। ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड तरीके से होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो कंट्रोल्ड तरीके से, यही इस चैप्टर में बताया गया है। ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। व्हेन वी वांट टू टॉक टू अवर फ्रेंड्स इन क्लास वी विस्पर। क्या होता है, जब आप अपने दोस्तों से क्लास में बात करते हैं, कोई टीचर क्लास में, तो क्या आप जोर से बात करते हैं, आराम आराम से बातें करते रहते हैं ना, विस्पर करते रहते हैं। फिर when we want to talk to our friends in class we whisper rather than shouting loudly. Clearly the movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response. हम अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से मूवमेंट्स को करते हैं, चीजों को करते हैं, ठीक है। In other words, living organism must use system providing control and coordination. In keeping with the general principles of body organization in multicell organism, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. अब जो हम मूवमेंट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के अकॉर्डिंग, उनको कुछ तो कंट्रोल कर रहा होगा ना, कोई चीज़ तो कंट्रोल कर रही होगी बॉडी में। वही चीज़ें अब हम पढ़ेंगे वो क्या होती हैं जो इस कंट्रोल को प्रोवाइड करती हैं, इस कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ओके। नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम क्या होता है? इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज वो होते हैं जो किस चीज से जुड़े हैं, नर्व से जुड़े हैं, ठीक है। और कौन से टिश्यूज? मस्कुलर टिश्यूज, जो मसल्स होती हैं, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। जैसे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर हम क्या करते हैं, किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, तो क्या सडनली हमारा हाथ पीछे नहीं आ जाता, या फिर हम सोचते रहते हैं कि अपने हाथ को हटाएं या ना हटाएं, ठीक है। अगर मैं आपको पिन चुभा दूं तो क्या आपका हाथ एकदम से हटेगा, या पहले आप सोचोगे कि मैं अपने हाथ को हटा लूं या नहीं हटा लूं, है ना। एक सेकेंड भी हम लोग नहीं सोचते जब ऐसी डेंजरस सिचुएशन होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम बिना सोचे इतने सही डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? और हमें पता कैसे चल रहा है कि हमने गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया है? जस्ट अ मिनी सेकेंड्स हम सारे रेस्पॉन्स को कर लेते हैं, सोच भी लेते हैं कि ये गलत चीज़ है हमारे लिए, ये हमें हार्म पहुंचाएगी, और हम उसको क्या कर देते हैं, अपने हाथ को पीछे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सब बहुत जल्दी, कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इतनी जल्दी चीज़ों का होना बिना सोचे समझे, ठीक है। हमारी बॉडी कैसे इसको कंट्रोल करती है? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ये कुछ नर्व सेल है हमारी बॉडी में जो ये सब करा रही हैं। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्किन होती है, ठीक है। तो जो हमारी स्किन है उस पर कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस चीज को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि हमारे लिए डेंजरस है या नहीं है, ठीक है। such as inner ear, the nose, the tongue, and so on. So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptor will detect smell. जैसे हमारी जो टंग है उस पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं जो टेस्ट को पहचान सकते हैं, ठीक है, सडनली। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या है? जो स्मेल को पहचान सकते हैं और हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैसे स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है, और हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स दिखाती है सडनली। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल। अब ये क्या होता है? सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन एक फंक्शनल यूनिट होती है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन की एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको हमने न्यूरॉन कहा है। न्यूरॉन ही ये सब काम करा रही है, यही है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूरॉन का। देखिए
जो न्यूरॉन होती है, इधर देखिए, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है इस पर। सबसे पहले आपको इसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। क्या पूछ ली जाती है? लेबलिंग पूछ ली जाती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन कैसा स्ट्रक्चर है? ये है न्यूरॉन। क्या है ये? न्यूरॉन है। कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे यहाँ न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। ये सेल बॉडी होती है इसकी न्यूरॉन की। और ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या है? देखिए, ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के ऊपर। क्लियर? यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर ये क्या बना हुआ है? ये क्या चीज है? ये है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होती है? एक्सॉन यहाँ पे जो सिग्नल आएगा उसको पास करती है, लेके जाती है कहाँ तक? नर्व एंडिंग तक। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक क्या है? एक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, न्यूरॉन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या बनाती है? न्यूरल टिश्यूज, पूरा न्यूरल सिस्टम बनाती है न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। और ये सेल बॉडी है। फिर डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ये एक्सॉन प्रेजेंट है, ये नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में देखिए, ये जो आपको बल्ब बल्ब छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं हम इसको? साइनेप्टिक नॉब। ये इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर आपको ब्लू ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, ये होती है माइलिन शीथ। कौन सी शीथ? माइलिन शीथ। ठीक है, क्लियर? ये माइलिन शीथ होती हैं, ये होती हैं साइनेप्टिक नॉब। अगर ये सेम न्यूरॉन, क्या आपको लगता है सिर्फ एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट है? मल्टीपल न्यूरॉन्स, मिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर ये न्यूरॉन, इसके पीछे मैं एक और न्यूरॉन रख दूं, यहाँ पर मानिए ये सेम न्यूरॉन यहाँ पर मैं कॉपी करके रख दूं, तो यहाँ पर क्या होगा? मानिए ये क्या है? न्यूक्लियस है और ये सेल बॉडी है। यहाँ पर क्या है? सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं कुछ। ठीक है, इस टाइप से है, जो भी है, ये एक्सॉन है। ठीक है, अब ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है। यहाँ पे कुछ जगह दिख रही है आपको। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जगह है, उस जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। एक ऐसा स्पेस जो दो न्यूरॉन के बीच में बनता है। न्यूरॉन की, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या थी? साइनेप्टिक नोब थी। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइनेप्टिक नोब है। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी ने क्या कहा है आगे देखते हैं। चलिए आगे आगे एनसीईआरटी कहती है, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल, जैसे फिगर 6.1a में, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है? केमिकल रिएक्शंस क्या है? जो न्यूरॉन होती है ये मैसेज को ट्रांसफर करती है। ठीक है, मैसेज कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये जो डेंड्राइट्स होती हैं ये मैसेज को क्या करती हैं? मैसेज को रिसीव करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूरॉन का कौन सा पार्ट मैसेज को रिसीव करता है? डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं। यहाँ पर किसके थ्रू मैसेज रिसीव होता है? यहाँ पर केमिकल सिग्नल रिसीव्स होते हैं। कौन से सिग्नल्स रिसीव होते हैं? केमिकल सिग्नल्स रिसीव होते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल सिग्नल्स कुछ हम आगे पढ़ेंगे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वही केमिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइए, इस सिंपल, यहाँ पर केमिकल सिग्नल्स रिसीव होते हैं और ये सेल बॉडी से पास होते हैं। अब ये जो सेल बॉडी होती है इसका क्या काम होता है? सेल बॉडी का काम होता है केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या काम होता है? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। इट कन्वर्ट्स केमिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्यों हुआ ऐसा? अब आप ये भी पूछ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ये सिर्फ केमिकल सिग्नल को ही क्यों नहीं पास कर रहा आगे? क्योंकि जो केमिकल सिग्नल होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फास्ट होते हैं। ठीक है ना,
तो क्या हमारी जो बॉडी है वो स्लो स्लो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी, तो कितना टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सिग्नल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल बॉडीज को कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन से थ्रू पास होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अब ये केमिकल्स दूसरी वाली न्यूरॉन में पास हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ आया कुछ, कहाँ पर चेंज होता है अब केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में? यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, केमिकल सिग्नल्स है, और वो आगे जब पास होते हैं तो केमिकल सिग्नल की फॉर्म में पास होते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सी चीज क्या करती है, सेल बॉडी का काम है केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में बदलना, और जो रिसीव करता है वो डेंड्राइट्स होता है, और जो पास करता है वो होती है नर्व एंडिंग, ठीक है। सिग्नल को जो पास करता है वो होती है नर्व एंडिंग। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रही है दिस impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end। अब जो सिग्नल है वो सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से नर्व एंडिंग पर जाएंगे। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। यहाँ पर एक्सॉन के एंड में नर्व एंडिंग पर केमिकल सिग्नल में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। क्या बताए केमिकल्स के नाम, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स ही होते हैं। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स, क्या है इस गैप का नाम, साइनेप्स है, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब आगे जाके वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, एक्सॉन से पास होगा, फिर केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, दूसरी वाली न्यूरॉन में जाएगा, अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, यही चलता रहता है, ठीक है। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ अ नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन अ बॉडी, कैसे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है। अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउड डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल सच एज मसल सेल्स और अ ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इन फिगर 6.1b, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ये क्या है, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, एक ऐसा जंक्शन जहां पर जो न्यूरॉन्स होती है वो किसी मसल से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये जो नर्व एंडिंग दिख रही है आपको न्यूरॉन के पास, ये वाली फिगर देखिए, कौन सी फिगर की बात हो रही है, इस वाली की बात हो रही है, ये दिख रही है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन किस चीज से अटैच्ड है, ये एक मसल से अटैच्ड है, ये न्यूरॉन की एंडिंग है। जब भी कोई न्यूरॉन मसल से अटैच्ड होती है उस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है ये सिग्नल पास कर देगी मसल को, ठीक है। तो वही एंडिंग जो न्यूरॉन और मसल को अटैच करती है, न्यूरॉन की एंडिंग जो न्यूरॉन और मसल को अटैच कराती है, न्यूरॉन और मसल को कांटेक्ट कराती है, उसी जगह को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ये रही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो मसल से जाके अटैच्ड हो जा रही हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने हमें बताया है अब आगे, It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells और न्यूरॉन्स। अब ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, बट वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। अच्छा एक चीज ये भी तो सोचने वाली है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही क्यों यूज नहीं कर लेती, क्यों केमिकल और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, क्यों इलेक्ट्रिकल केमिकल में और क्यों केमिकल इलेक्ट्रिकल में। ये तो आपको समझ में आ गया कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जल्दी इंफॉर्मेशन पास करानी है। बट इलेक्ट्रिकल केमिकल में क्यों कन्वर्ट होता है नर्व एंडिंग पर, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आता है वो इलेक्ट्रिकल में ही क्यों पास नहीं हो जाता, क्यों केमिकल में कन्वर्ट होता है, इसका आंसर हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा सोचिए, अभी अपने दिमाग पे जोर डालिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है 6.a फिगर को एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स आइडेंटिफाई करिए वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। देखिए आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना।
यहीं पर मिल गया है हमें। इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड होती है? थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आप खुद करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे एक एक्टिविटी दी गई है 6.1। उसने कहा है, उसने क्या कहा है 6.1 एक्टिविटी में? देखिए, पुट सम शुगर। क्या करना है हमें? शुगर लेनी है इन योर माउथ। हाउ डज इट टेस्ट? कैसी लगेगी शुगर? नमक जैसी लगेगी क्या? नमक जैसा टेस्ट आएगा क्या अगर शुगर को खाएंगे? नहीं, एक स्वीट टेस्ट आता है शुगर को खाने पर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये है एक्टिविटी 6.1। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। पुट सम शुगर इन योर माउथ। आप लोगों को क्या करना है? चीनी खानी है और आपको टेस्ट आएगा नमक का, है ना। हाँ हाँ, चीनी खाने के बाद ऑफ कोर्स स्वीट टेस्ट आएगा, मीठा ही टेस्ट आएगा। तो जब चीनी खाएंगे तो वो कैसे टेस्ट करेगी? शुगर का टेस्ट आएगा, स्वीट टेस्ट आएगा। अब क्या करना है आपको? अपनी नाक बंद कर लेनी है और फिर से चीनी खानी है। अब तो डेफिनेटली नमक का टेस्ट आएगा, है ना। क्या नाक बंद करने पर चीनी खाने के बाद नमक का टेस्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो कैसा टेस्ट आएगा? जैसा हमें बिना नाक बंद किए आ रहा था, सेम टेस्ट आएगा, मीठा। ठीक है, तो यही एक्टिविटी है। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाउ ईट शुगर अगेन। दोबारा चीनी खाइए। इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस टेस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो टेस्ट हमें पहले आ रहा था वही टेस्ट हमें बाद में भी आएगा। अब आप अपना लंच जब खाते हैं तो अपनी नाक को बंद करिए और आप बताइए क्या टेस्ट पहले जैसा आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब जब आप लंच करने जाएंगे तो आप इस एक्टिविटी को करके देखना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर नोज इज ब्लॉक्ड? ठीक है, अब आप एक्टिविटी करेंगे जब आपको पता चलेगा। इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग? रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। अगर आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैम जब हमने नोज बंद करके खाना खाया था तो हमारा टेस्ट चेंज हो गया था। ठीक है ना, और कैसा टेस्ट आया था ये भी मुझे बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन? अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स इज अ वर्ड। रिफ्लेक्स क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। इट इज अ वर्ड we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment। कब हम रिफ्लेक्स का यूज करते हैं? जब कोई सडन एक्शन होता हो। जैसे आपने अपने सामने एक शेर को देखा, क्या आप खड़े होकर सोचेंगे कि मैं क्या करूं? सडनली आप लोग वहां से भाग लेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है वो हमारे लिए खतरा है। अगर आपके सामने एक गरम पेन रखा है, ठीक है, और आप देख रहे हैं पीछे और आपका हाथ गलती से टच हो जाता है, आपको पता भी नहीं है कि पीछे गरम पेन था और मेरा हाथ टच हो गया है, आप 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने हाथ को पीछे कर लेंगे बिना सोचे। यही प्रोसेस, यही जो सडन एक्शंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जहां पर हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी ज्यादा नहीं सोचती और सडनली एक्ट कर देती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ बस रिफ्लेक्सली। जैसे बस से सडनली कूद जाना, ठीक है, ये वाले काम नहीं करने हैं किसी को भी। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। क्या होता है? जब एक गरम फ्लेम जल रही है और उस पर मेरा हाथ टच हो जाए तो मेरा हाथ सडनली अपने आप पीछे हो जाता है, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आई वॉज सो हंग्री, माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। अब आपकी मम्मी कुछ अच्छा सा खाना बना रही है, आप बैठे हो दूसरे रूम में, ठीक है ना, और आपको क्या आती है? उसकी स्मेल आती है। आपको पता चल गया आज तो बन रहा है अच्छा सा खाना, आपकी फेवरेट डिश बन रही है कोई, ठीक है ना, और आपके मुंह में पानी आ जाता है, आपका मन करता है जल्दी से बस मुझे खाने को चाहिए। वही क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जहां पर हम बहुत सोचते नहीं हैं और हमारी बॉडी रिएक्ट करना भी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। बिना सोचे समझे हम वो डिसीजंस ले लेते हैं और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी बॉडी उस पर कंट्रोल कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। हमारी बॉडी का क्या, हमारी बॉडी ये सब कंट्रोल करती है या नहीं करती है?
ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सडन एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, बट हम उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक जैसे अगर कोई सडन एक्शंस होते हैं तो क्या उस पे हमारा कंट्रोल है? वो हो जाते हैं, बस हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। बट बॉडी ने उन सब चीजों को एक प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं। आगे देखिए, yet these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? Let us consider this further. Take one of our example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. How would we respond to this? अब वो कह रहा है, फिर से वही एग्जाम्पल उसने दिया है, अगर एक गर्म चीज पर आपका हाथ लग जाएगा तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप खुद बताइए कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, पता है सबको, ठीक है ना। One seemingly simple way is that think consciously about the pain and the possibility of getting burnt. क्या आप वेट करेंगे कि आपको चोट लग जाए तब आप अपने हाथ को पीछे करेंगे, या आपका हाथ जल जाए जब आप अपने हाथ को पीछे करेंगे? ठीक है ना। अगर आप अपने हाथ को पीछे नहीं करेंगे तो वहां पे आपके हाथ जलने के चांसेस होते हैं, बट हम ऐसा नहीं होने देते और हम अपने हाथ को पहले ही पीछे हटा लेते हैं। एंड देयरफॉर वी मूव अवर हैंड। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक us to think all this? क्या हम कुछ टाइम लेते हैं क्या? 1 मिनट 2 मिनट नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। कुछ सेकेंड्स भी नहीं लगती हैं और हमारा हाथ टच भी हो जाता है और अपने आप हट भी जाता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर हमें पिन चुभे तो अपने आप को हल्की सी पिन चुभा के देखिए कितनी जल्दी आपका हाथ रिएक्ट करेगा उस चीज के लिए, ठीक है ना। अपने आप ही पीछे हट जाएगा और हम सोचेंगे भी नहीं। अगर आपको कोई आके पिन चुभा दे, ठीक है ना, आपका छोटा भाई बहन आते हैं, कुछ भी सडनली आप लोग पढ़ रहे हो और आपको आगे क्या करें, कुछ चुभा दे, पेंसिल चुभा दे, पेन चुभा दे, ठीक है ना, आप कितनी जल्दी रिएक्ट करोगे? एक थप्पड़ मारोगे उसके अच्छा खासा। यही होता है रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वन सीमिंगली सिंपल वे is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned. Will it take us to think all this? नहीं, the answer depend on how we think. ये हम कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. अगर हम एक thinking process करते हैं तो वो एक complex situations है। तो क्या इस वाले जो रिफ्लेक्स एक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है या नहीं, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। इफ इज द केस, इट इज नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टिकली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, ठीक है ना। आगे, it sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain is the skull must be connected to the nerves. अब जब हम सोचते हैं तो जो स्कल है, हमारा ब्रेन है, वो भी इन्वॉल्व होता है, coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to the different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burnt. अब हम एक ब्रेन भी इन्वॉल्व है हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सडनली हमने किसी चीज को टच कर दिया है, अब क्या होगा, जो ब्रेन होगा वो सिग्नल देगा नर्व्स को, नर्व सिग्नल को लेकर आएंगी। जब तक वो सिग्नल उस रिसेप्टर्स तक पहुंचेगा, हमारे हाथ तक पहुंचेगा, ठीक है ना, उन मसल्स तक पहुंचेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हमारा हाथ जल जाएगा। तो क्या ब्रेन का इन्वॉल्व होना जरूरी है? ठीक है, क्योंकि ब्रेन थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में, पता ही है आप लोगों को। जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं, अरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट तो लगती हैं उसका आंसर सोचने में, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं सब चीज़ों को कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, अब ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, कुछ टाइम लग जाता है ना। सडनली वो प्रोसेस किया, रिफ्लेक्स एक्शन है, आपने बस पढ़ा, एकदम से लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो, बिना सोचे समझे कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। कुछ भी तो लिख सकते हैं, बट एक सही चीज़ को सोचने के लिए कुछ मिनट आपको ज़रूर चाहिए, बट रिफ्लेक्स एक्शन में तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, है ना। आप खुद सोचिए,
क्योंकि ब्रेन तो थोड़ा टाइम लेता है। अगर हम ऐसे करेंगे कि ब्रेन को भी उसमें इन्वॉल्व कर दें तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम rather than having to think about the sensation of heat? If the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी किस तरीके से डिजाइन होगी, खुद सोचिए, ठीक है ना, ये सोचने वाली चीज है। The process of detecting the signals or the input and responding to it by an output actions might be completed quickly. ये सब बहुत जल्दी होता है। Such a connection is commonly called a reflex arc. अब ये एक क्या चीज है, रिफ्लेक्स आर्क, नया वर्ड आ गया है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जो एक्शन सडनली होते हैं वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है वो अब हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, सडन एक्शंस होते हैं, उसमें रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व होती है। और रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें आती हैं वो इंपॉर्टेंट है। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। अब जो इनपुट एक्शंस हैं और जो आउटपुट एक्शंस हैं वो उन सब के बीच में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वही बनाता है पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट अ पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on either way to the brain. Reflex arc are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो रिफ्लेक्स आर्क होती हैं वो कहाँ पर जाके बनती हैं? वो बनती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्स आर्क है वो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करती है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को लेके स्पाइनल नर्व्स के पास जाती है और स्पाइनल नर्व्स उसको आउटपुट मैसेज दे देते हैं कि ये होना है। अगर वो ब्रेन के पास चला जाएगा तो ब्रेन सोचने में कुछ टाइम लगाएगा, इतने में चोट क्या होगी, इतने में आपका हाथ जल जाएगा, चोट लग जाएगी। बट ये रिफ्लेक्स आर्क ब्रेन को इन्वॉल्व ना करके स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, जहां से इंफॉर्मेशन सेकेंड्स में ट्रांसफर होके आंसर भी कर देती है, ठीक है। Of course, reflex arc have involved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रेन है वो इतनी जल्दी एक्शंस को नहीं करता है, इसलिए ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स आर्क में। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्यों रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व हुई है बॉडी के अंदर, क्या जरूरत थी रिफ्लेक्स आर्क को इवॉल्व होने की, ठीक है। सो इट इज क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। जब ऐसे जो एनिमल्स थे, ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास ट्रू थॉट प्रोसेसेस के फंक्शंस नहीं होते थे, तब ये रिफ्लेक्स आर्क बनी होगी, ठीक है ना, तब की बात हो रही है। उसके बाद क्या हुआ? हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, उसके बाद एक अच्छा सिस्टम भी आ गया, लाइक ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, बॉडी में सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, तब भी ये रिफ्लेक्स आर्क हमारी बॉडी में क्यों है? अब इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि जो जल्दी वाले थिंकिंग प्रोसेस हैं, जल्दी एक्शंस लेने वाली चीजें हैं, वहां पर रिफ्लेक्स आर्क की नीड अब भी है, इसीलिए ये वैसी की वैसी ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है आज भी, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्सेज, ये क्विक रेस्पॉन्सेज के लिए आज भी बॉडी में इन्वॉल्व है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे हम क्या पढ़ते हैं? आगे हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। पहले ये देखिए रिफ्लेक्स आर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्स आर्क गिवन है। क्या होती है रिफ्लेक्स आर्क? ये होती है रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर क्या होगा रिफ्लेक्स आर्क्स में? जैसे ये हॉट पेन है, क्या है? हॉट पेन। देखिए इस पे आपका हाथ टच हुआ, ये क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या है? कोई भी एक ऐसा चेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, जिसको हमारी बॉडी क्या करती है? डिटेक्ट करती है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स होते, सॉरी ये क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं। और रिसेप्टर्स जो इसको फील करते हैं वो होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है? ये एक चेंज है जिसको हमारी बॉडी ने फील किया, ठीक है। अब जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं? इसको फील करते हैं। रिसेप्टर्स फील करते हैं, जैसे हीट, पेन, रिसेप्टर्स स्किन में हैं जो ये सब चीजें फील करेंगे, स्टिमुलस को फील करेंगे। आगे ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या करेगी? ये मैसेज को लेकर जाएगी, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाती है। और जो मोटर न्यूरॉन होती है
ये मोटर न्यूरॉन होती है, ये मैसेज को लेकर आती है, सेंसरी लेकर जाएगी, मोटर वापस से भेजेगी, ठीक है ना। सेंसरी लेकर गई, कहां पर लेकर गई, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ती है उसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं हम उसको, रिले न्यूरॉन। क्या कहते हैं हम उसको, रिले न्यूरॉन कहते हैं। और हम इसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको, इंटर न्यूरॉन। तो देखिए, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, SIM सेम, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, ये एक पाथवे बनाती है। शुरू कहाँ से होता है, स्टिमुलाई से शुरू होता है। ये पाथवे हमेशा ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, जैसे ये इसमें गिवन है। सबसे पहले स्टिमुलाई, देखिए स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद आते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के बाद कौन आते हैं, रिसेप्टर्स के बाद आ जाती है कौन सी, सेंसरी न्यूरॉन। फिर क्या आती है, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को और क्या कहते हैं हम लोग, रिले न्यूरॉन, है ना। कौन सी न्यूरॉन कहते हैं, रिले न्यूरॉन। उसके बाद कौन आती है, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन के बाद ये जाता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, जो रिसीव करेगा सिग्नल को। कौन है, ये रिसीवर है, ठीक है, ये कौन है, रिसीवर है। और रिसेप्टर्स भी क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है ना, फील करते हैं उसको। क्लियर हुआ, ये होती है रिफ्लेक्स आर्क। अब इस पे कोई भी एग्जांपल देकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे स्नीजिंग पे पूछ सकता है। अगर स्नीजिंग होगी तो मुझे रिफ्लेक्स आर्क बताइए क्या होगी, तो हम क्या बोल देंगे, स्नीजिंग के लिए स्टिमुलस क्या होगा, डस्ट हो सकती है, ठीक है, पॉलन पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो एक स्टिमुलस है। रिसेप्टर क्या होगा, नोज, नोज जो है वो रिसेप्टर होगी, ठीक है ना। नोज में कौन सी वो होती हैं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन लेकर आएगी, इंटर न्यूरॉन उसको दोनों को कनेक्ट करेगी, मोटर उसको पास करेगा, और इफेक्टर क्या करेगा, एक्शन कराएगा, ठीक है। वैसे ही अगर वो ब्लिंकिंग ऑफ आइस का पूछ ले, कुछ भी एग्जांपल पूछता है, आपको सबसे पहले ये पाथवे लिखना है और स्टिमुलस रिसेप्टर्स लिखने हैं, इफेक्टर लिख देना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है ब्रेन। क्या पढ़ना है हमें, ब्रेन। ब्रेन क्या कहता है, ब्रेन कह रहा है, क्या कह रहा है ब्रेन, इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ के आ रहे हैं, मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, तो वो कह रहा है क्या सिर्फ ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, ऑब्वियसली नॉट। Since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and neural connections. Spinal cord ही सिर्फ thinking का process को involve नहीं करती है, ठीक है ना। thinking में और ज़्यादा complex चीज़ें involve होती हैं. These are concentrated in the brain. वो कहाँ पर concentrated है, brain के अंदर. What is the main coordinating center of the body? जो एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का। कोऑर्डिनेशन मतलब जो सब चीजों को एक साथ कौन जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करा के रखता है, ठीक है ना, वो है ब्रेन। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन से नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम दो टाइप के हैं। कौन है नर्वस सिस्टम, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे देखिए, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। क्लियर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन लाकर इंटीग्रेट करते हैं। आगे, we also think about our actions, जैसे writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program are examples of voluntary actions. voluntary actions कौन होते हैं, voluntary actions वो actions होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर, कंट्रोलेबल एक्शंस जो होंगे वो होंगे वॉलेंट्री एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। जो डिसाइड किए जाते हैं हमें आगे क्या करना है, वही एक्शंस वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। और जो एक्शन हमारे
कंट्रोल में नहीं होते उनको क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स ये वॉलेंट्री है तो वो होंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर? सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू द मसल्स। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये दूसरा तरीका है जहां पर नर्वस सिस्टम मसल से कनेक्ट होता है, मसल से कम्युनिकेट करता है। अभी हम रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पढ़ कर आए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के थ्रू हम थिंकिंग प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। The communication between the central nervous system and the other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system. अब ये क्या चीज है? यही है PNS। ये क्या था? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। कंसिस्टिंग ऑफ cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व करता है ये? क्रेनियल नर्व्स को, ठीक है, और दूसरी कौन सी? स्पाइनल नर्व्स। कौन सी? स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स कहां से निकलती हैं? स्पाइनल नर्व निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, और क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से। द ब्रेन thus allow us to think and actions based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts or regions, namely the forebrain, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फॉर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, कितने पार्ट हैं ब्रेन के? तीन पार्ट हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक, चलिए पहले हम आगे देखते हैं। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? फॉर ब्रेन के तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ब्रेन के कितने पार्ट हैं? ब्रेन के तीन पार्ट है। पहला है फॉर ब्रेन, फिर है मिड ब्रेन, और एक है हाइंड ब्रेन। ठीक है, कौन सा ब्रेन? हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के? एक होता है सेरिब्रम, एक होता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है थैलेमस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It has three regions. It has regions which receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. तो forebrain का क्या पार्ट काम है? forebrain का काम होता है थिंकिंग प्रोसेस का। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप थिंकिंग कर रहे हो, जिसमें आप स्किल्स, ऐसी स्किल्स को यूज कर रहे हो जहां पर याद करना है या फिर लिखना है या फिर चीज़ों को रिकॉल करना है, लिस्ट बनानी है, ये सब काम को किसका होता है? फॉरब्रेन का होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली सेरेब्रम का होता है। ठीक है, क्लियर? तो सेरेब्रम क्या काम करता है? सारे के सारे थिंकिंग प्रोसेस, जितने भी आपको इंटेलिजेंट बनाने वाले काम है, याद करना हुआ, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हुई, ठीक है, लिस्ट बनानी है किसी चीज की, या फिर कुछ चीजें रिकॉल करनी है आपको, वो सब सेरेब्रम का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हाइपोथैलेमस और थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस का काम इतना इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन जरूरी नहीं है पढ़ना, बट हाइपोथैलेमस का, जैसे हाइपोथैलेमस है, ये कंट्रोल करता है किस चीज को? हंगर को। ठीक है, किस चीज को कंट्रोल करता है? ये हंगर को कंट्रोल करता है, और बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles. ठीक है, तो ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी, वॉलंटरी एक्शंस कैसे लिए जाएंगे, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर
distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of center associated with hunger, which is separate part of the forebrain. क्या नाम है और उसका? हाइपोथैलेमस. ठीक है ना? तो कौन पता लगाता है हमारे भूख के बारे में? हाइपोथैलेमस. हमने खाना खा लिया है, हमारा पेट फुल हो गया है, ये सब चीजें कौन हमें बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है. ठीक है. स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. देखिए ये है ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम गिवन है. ये है फॉर ब्रेन. फॉर ब्रेन के पार्ट है सेरिब्रम पहला, और क्या है? हाइपोथैलेमस. ठीक है. और कौन है? थैलेमस. ठीक है. हाइपोथैलेमस का क्या मतलब है? हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है थैलेमस. तीन चीज हो गई फॉर ब्रेन की. ठीक है. उसके बाद हम आगे देखते हैं. वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन. कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? ठीक है. आगे देखिए. लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन. अवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट अवर मीनिंग टू. ठीक है. हमें खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है. अवर हार्ट बीट विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट इट. हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? बीट कर रहा है. हम सोचते भी नहीं है उसके बारे में, फिर भी वो क्या करता है? अपना काम करता रहता है. ठीक है. आगे. इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू. ये सब हम अपने अगर सोचेंगे तो ये सब वैसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे ये बिना सोचे कर रहे हैं. मतलब ये सब चीजें अपने आप ही कंट्रोल्ड हैं, हमें इनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है. क्लियरली क्लियर हुआ? डू वी हैव टू थिंक अबाउट रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड. क्या हम याद रखें कि हमें सांस लेना है? नहीं. हमारी बॉडी इस फंक्शन को करती रहती है. क्या हम याद रखें जो हमने खाना खाया था उसको डाइजेस्ट करना है? बिल्कुल भी नहीं. ये सब हमारी बॉडी खुद से करती है. ठीक है. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक change in the size of the pupil and the thought about actions such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. ठीक है. कुछ काम ऐसे हैं जो हम अपने सोच के कर रहे हैं, बट कुछ काम ऐसे हैं जो हम सोचते नहीं है बट होते रहते हैं. क्लियर? हमारी बॉडी में. आगे. मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस, हार्ट की बीटिंग का प्रोसेस, ये सब होते रहते हैं. हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है. ऐसे प्रोसेस को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. दीज एक्शंस आर इनवॉलेंट्री एक्शंस. क्लियर हुआ सबको? ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, salivation, vomiting are controlled by the medulla in the hind brain. तो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कौन है? हाइंड ब्रेन ब्रेन का एक पार्ट है. कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं. ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल. ये सब क्या है? देखिए वॉकिंग, चलना, क्या है? ये बॉडी पे कंट्रोल है. ठीक है. अगर हम कंट्रोल बना के नहीं चलेंगे तो क्या हम सीधे चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा बॉडी पे तो हम साइकिल भी नहीं चला पाएंगे. तो ये सब कंट्रोलेबल एक्शंस हैं. ऐसे एक्शंस को कौन करता है? ऐसे एक्शंस को हमारी बॉडी का एक पार्ट हमारे ब्रेन का एक पार्ट करता है जिसका नाम है सेरिबेलम. ठीक है. तो ये एक्शंस करता है हाइंड ब्रेन का एक पार्ट. हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं. कौन कौन से? हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं. पहला है सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला. मेड्यूला क्या करता है? मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. सेरिबेलम क्या करता है? ये बॉडी के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल, बॉडी के जितने भी कंट्रोल करने वाले एक्शंस है, अपनी बॉडी को मेंटेन बनाने वाले एक्शंस हैं, वो सब सेरिबेलम करता है. ठीक है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर. बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना, ये सब किसके अंडर आता है? सेरिबेलम के अंडर आता है. ठीक है. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. ठीक. चलिए आगे देखते हैं. आगे है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड. कौन से टिश्यूज की बात हो रही है? ये बात हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा आता है ब्रेन. किसी को पता है स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम के सेम चीज होती है या अलग अलग चीजें होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? वर्टिब्रल कॉलम क्या है?
जो बैकबोन जिसको हम कहते हैं, क्या वो स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रल कॉलम है? हाँ, तो जो बैकबोन है, ठीक है, वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। और वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन किस चीज का बना है? न्यूरॉन्स का बना है, ये ब्रेन है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड, ये भी न्यूरॉन की बनी है, ठीक है ना। कौन है ये? स्पाइनल कॉर्ड। ये किस चीज की बनी है? नर्व्स की बनी है, ठीक है। ब्रेन किस चीज का बना है? नर्व्स का बना है, न्यूरॉन्स का बना है। कौन सी नर्व्स? न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन नर्व्स के बने हुए होते हैं। अब जो ब्रेन है ये भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, इस पे बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं? ये नुकसान पहुंचाया जा सकता है ब्रेन को अगर ये प्रोटेक्ट ना हो। तो ये प्रोटेक्ट किया गया है बहुत सारी लेयर्स के अंदर। कौन कौन सी लेयर? सबसे पहले एक बोन का बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर ब्रेन को रखा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको? कहते हैं क्रेनियम, जिसको हम बोनी बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनी बॉक्स और क्रेनियम भी कहते हैं। तो ब्रेन को किस चीज के? एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट सा स्ट्रक्चर है तो इसको प्रोटेक्ट करके रख दिया गया है, जो बोन का बना हुआ एक बॉक्स है जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर कुछ फ्लूइड भी भर दिया गया है ताकि शॉक एब्जॉर्प्शन हो सके। अगर हमें कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ब्रेन है उसको शॉक से बचाया जा सके, ठीक है ना। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हमने CSF कहा है। व्हाट इज CSF? CSF की फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये एक फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। तो एक बॉक्स है, मानिए ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर क्या रख दिया है? ब्रेन को रख दिया है, ये एक ब्रेन है। अब यहाँ पे ब्रेन रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? फ्लूइड भर दिया गया है ताकि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई ऐसी घटना हो गई है हमारे साथ, तो जो शॉक होता है, जो चोट लगने वाली है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद जो ब्रेन है इस पे भी कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती है जिनको हम मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? एक पतली सी लेयर होती है जिसको मेनिंजिस कहते हैं। उसकी भी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। मेनिंजिस क्या कहते हैं? मेनिंजिस, इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है पाया मैटर, चलिए आगे देखते हैं। A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. Clear? For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which is provided for the shock absorption. तो वो कौन है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। कौन है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, you will feel a hard bumpy structure. This is vertebral column और backbone which protects the spinal cord. अब यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ हमें क्या फील होता है? एक बम्पी स्ट्रक्चर फील होता है पीछे की साइड बैक में, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये वाली जो नर्व्स होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक बोन का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हमने वर्टिब्रल कॉलम कहा है। ये भी क्या होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम, हड्डियों से बनी हुई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और अगेन यहाँ पर फिर से यही फ्लूइड भरा हुआ होता है इसके अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। क्लियर? तो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाउ डज द नर्व टिश्यूज कॉज एक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है? जो नर्व टिश्यूज है ये एक्शन कैसे करते हैं। अभी तक हम नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ते हुए हैं, अभी एक्शन कैसे करना है हमें ये पढ़ना है, ठीक है। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यूज and how it collects information, send it around the body, processes information, make decision based on information and convey decisions to muscles for action. अभी तक हम ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होगी, कैसे ट्रांसफर होगी, आगे क्या एक्शंस होंगे हम वो अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैसेज ट्रांसफर कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, न्यूरॉन के थ्रू। बट अब जब न्यूरॉन उस मैसेज को ट्रांसफर करेंगी तो उसके जो मैसेज हैं उस पर एक्शंस कैसे लिए जाएंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। अब जब ये मैसेज न्यूरॉन के थ्रू पास होगा,
फाइनल जॉब कौन करेगा? जो मसल्स टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? उस मैसेज पर एक्ट करेंगे, ठीक है ना। हाउ डू एनिमल्स मसल मूव? व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, जब ये जो नर्व इम्पल्स है, मैंने क्या बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं मसल से आकर, तो ये जो नर्व्स होती हैं फाइनली मैसेज किसको ट्रांसफर करती हैं? मसल को ट्रांसफर करती हैं, और उसका जो एक्शन होता है वो मसल्स ही शो करती हैं, ठीक है। The muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of the movement at the cellular level is that muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. ठीक है, जो मसल सेल होती हैं वो अपनी शेप को चेंज करती हैं। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, जो मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप? कैसे चेंज करती है? अभी मैंने बताया, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वही मसल्स को उसके शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स। चलिए, मसल सेल हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। तो वही यहाँ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रोटीन, जो इसकी शेप में चेंज करने में हेल्प करते हैं। व्हेन दिस हैपन, न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म। Remember when we talked about muscles tissue in class 9th, there were different kind of muscles such as voluntary muscles, involuntary muscles, ठीक है। Based on what we have discussed so far, what do you think that the difference between these would be? अब आपको पता ही है involuntary muscles और voluntary muscles कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम coordination in plants। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एनिमल्स में कोऑर्डिनेट कैसे होता है, एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, नर्वस टिश्यूज के एक्शंस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं क्या प्लांट्स भी वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसे एनिमल्स करते हैं? क्या प्लांट्स के पास भी वही टिश्यूज होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, आगे देखेंगे। एनिमल्स हैव अ नर्वस टिश्यू फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये तो अब हमें पता चल गया है, एनिमल्स के पास नर्वस टिश्यूज है। बट प्लांट हैव नीदर अ नर्वस टिश्यू नॉर मसल्स, ना ही प्लांट के पास नर्वस टिश्यू है ना ही मसल्स हैं। देन प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते होंगे, सोचो, ठीक है। सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई? वो कैसे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। बट रेस्पॉन्स तो करते हैं, ये हमें पता है, बट करते कैसे हैं वो हमें जानना है, वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई, छुई मुई कौन सा प्लांट होता है? टच मी नॉट प्लांट। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, सबको पता है ना, अगर हम टच मी नॉट प्लांट, जो छुई मुई का पेड़ है, अगर हम उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है? मुरझा जाता है ना। वो एक रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं? व्हेन अ सीड जर्मिनेट, अगर कोई सीड है, अब मैं उसको मिट्टी में दबा दूं तो उससे ऑफकोर्स एक पौधा, एक प्लांट बनेगा, ठीक है। वो जर्मिनेट हो रही है, तो कैसे हो रही है? द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर, सब चीजें हो रही हैं, बट ये कैसे हो रही है? वो तो एक क्या है, उसके पास तो टिश्यूज भी नहीं है, नर्वस टिश्यूज भी नहीं है, मसल्स भी नहीं है, बट स्टिल दे आर रेस्पॉन्डिंग, और वो भी इतना करेक्टली रेस्पॉन्स कि जो रूट्स है वो मिट्टी की तरफ ही ग्रो करती हैं, जो स्टेम है वो एयर की तरफ ही ग्रो करती हैं। कभी भी आपने उल्टा देखा है? स्टेम कभी मिट्टी की तरफ ग्रो होती हुई देखी हो, रूट्स कभी एयर की तरफ ग्रो होती हुई देखी हो? नहीं, ठीक है। इतना अच्छा रेस्पॉन्स, इतना करेक्ट रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? फर्स्टली जो लीव्स होती हैं, सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू टच। टच मी नॉट प्लांट की बात हो रही है, कितना अच्छा रेस्पॉन्स वो शो करती हैं, ठीक है। देखिए, देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। जो टच मी नॉट प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, द सेंसिटिव प्लांट कौन सा है? टच मी नॉट। ये क्या है? ये ओपन प्लांट है। अभी इसको मैंने टच कर दिया तो ये बंद हो गया है, कैसा मुरझा गया है। तो क्या इसमें कोई ग्रोथ का एक्शन इन्वॉल्व है? तो क्या ये बड़ा होना शुरू हो जाता है अगर मैं इसको टच कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मुरझा जाएगा, इसमें ग्रोथ का कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, बट जो सीड होते हैं उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। तो एक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा एक्शन, ऐसा मूवमेंट होता है जो बिना ग्रोथ के होता है, दूसरा ऐसा मूवमेंट होता है जो ग्रोथ से होता है, ठीक है। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। So plants show two different types of movement, one dependent on growth and other is independent of growth. एक कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट होता है ये वाला, कौन सा? जो डिपेंडेंट होता है ग्रोथ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। और जो एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट, एक होता है नास्टिक मूवमेंट।
ठीक है, ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट है ये कैसे होते हैं, इधर लिखते हैं हम इनको, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट क्या है। एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट, एक होता है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो ट्रॉफिक मूवमेंट है इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये ट्रॉफिक मूवमेंट है। ये कैसे मूवमेंट होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। और जो नास्टिक मूवमेंट है, ये वाले नास्टिक मूवमेंट है, ठीक है, ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करते, स्टिमुलाई की डायरेक्शन पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, है ना। क्या इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है, नहीं। तो ये कौन सा मूवमेंट है, ये पहले नास्टिक मूवमेंट है। इसमें ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ होते हैं ये, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन स्टिमुलस डायरेक्शन, डिपेंड ऑन स्टिमुलस डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं टच मी नॉट प्लांट को यहाँ से टच करूं तो क्या इसकी लीफ यहीं से मुरझा जाएगी या पूरा का पूरा प्लांट मुरझा जाएगा, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा प्लांट मुरझा जाएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता कि स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है, पूरा का पूरा प्लांट रिएक्ट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल, इंडिपेंडेंट ऑन द स्टिमुलस डायरेक्शन, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं स्टिमुलस की डायरेक्शन से। अब आगे क्या लिखा है इसमें, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है such as that of the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. क्योंकि यहाँ पर growth involved नहीं है तो इसकी leaves क्या करती हैं, respond करती हैं. But there is no nervous tissue again, nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? Again, nervous और muscle tissues तो है ही नहीं, कैसे reaction हो रहा है। सोचिए, if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves. यहाँ से मैंने touch किया है but move तो ये भी कर रहा है। It is apparent that movement happens at a point different from the point of touch, है ना। So information that a touch has occurred must be communicated. तो यहाँ कुछ ना कुछ communication है कि यहाँ पे टच करने पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लांट रेस्पॉन्स कर रहा है। तो कुछ तो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ही। ऑफ कोर्स द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। कौन सा, क्या है इंफॉर्मेशन का सोर्स, इलेक्ट्रिकल और chemical means to convey this information from cell to cell. But unlike in animal, there is no specialized tissue in plants for the conduction of information. ये सबको पता ही चल गया है, ठीक है। Finally, again, as in animal, some cells must change shape in order for movement to happen. हमारे बॉडी में भी क्या होता है, हमारी मसल्स क्या होती हैं, अपनी शेप को चेंज करती हैं और एक्शन करती हैं। यहाँ पर भी एक्शन होता है शेप को चेंज करके। बट हमारे में क्या था, प्रेजेंट प्रोटीन्स थे, एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे जो शेप चेंज करने का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। वो क्या है, वो है इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसको चेंज करके ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। जैसे स्वेलिंग करना, पानी को एब्जॉर्ब करके, श्रिंकिंग करना, पानी को बाहर निकाल के, इससे क्या होता है, शेप हो जाती है चेंज। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट, ठीक है। ये क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ थे, ठीक है। तो जो नास्टिक मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ से। जो ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कुछ प्लांट है, जैसे पी प्लांट है, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है, आंसर है ना, तो आपको याद रखना है। पी प्लांट किसका एग्जाम्पल है, पी प्लांट एग्जाम्पल है किसका, ट्रॉफिक मूवमेंट का। क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। ये क्या करते हैं, किसी चीज के सहारे, जैसे फेंसेस हो गया या किसी कोई और प्लांट हो गया, उसके सहारे क्या करते हैं, टेंड्रिल्स जो होती हैं उसके सहारे करके ग्रो करती हैं, ठीक है। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट। जब ये किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आती हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द अदर डज नॉट, when they come in
contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. जो पार्ट टच होता है, जो पार्ट किस चीज में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो उतनी जल्दी ग्रो नहीं करता जितनी जल्दी दूसरा वाला पार्ट जो दूर प्रेजेंट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा है ना, कुछ जो पेड़ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बेल भी कहते हैं, वो क्या करती हैं, किसी चीज के सहारे अपने आप को उस पर लपेट के क्या करती हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं. ठीक है, दस क्लाइंग टू इट. मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. बट ये क्या होता है, ग्रोइंग फेज होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं. बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, डायरेक्शनल मूवमेंट के अंदर आती है ये वाली पी प्लांट की ग्रोथ. चलिए नेक्स्ट आगे क्या देखना है. आगे हमें पहले एक एक्टिविटी देखनी है. क्या है ये एक्टिविटी, फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर. देखिए इधर एक्टिविटी 6.2, हमें एक फ्लास्क लेना है, उसको पानी से भर देना है, फिर क्या करना है, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मैश, कीप 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh. ठीक है, टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड. अब एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, जो देखिए इधर सब कुछ दिखाया हुआ है उसने. कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो. यहाँ से लाइट आ रही है विंडो से, सिर्फ एक ही साइड पर. फिर आफ्टर 2 to 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट बेंड टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट. है ना, रूट्स क्या करेंगी, अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करेंगी, और जो स्टेम है, शूट है, वो लाइट की तरफ ग्रो करेंगी. नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टुवर्ड्स द लाइट. लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज. हैव अ होल्ड प्लांट ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन. क्या ये डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं. ठीक है, आर देयर डिफरेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. ये है एक एक्टिविटी. ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रोज इन दिस डायरेक्शनल और ट्रॉफिक मूवमेंट कैन बी इधर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट. मतलब क्या है इसका, जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं जैसे लाइट, ठीक है, ग्रेविटी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ग्रेविटी हो गई, लाइट हो गई, ठीक है ना, वाटर हो गया, ये सब क्या करते हैं, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं. और ये क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन में या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इन 2 different kinds of phototropic movements, shoot respond by bending towards light while root respond by bending away from it. How does this help the plant? क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिक का क्या मतलब है, लाइट वाला जो मूवमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. शूट ने क्या किया, बेंड करना शुरू कर दिया लाइट की तरफ, और रूट ने क्या किया, उसके अवे बेंड करना शुरू कर दिया है. ये क्यों हो रहा है. प्लांट शो ट्रॉफिज्म इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल. The roots of a plant always grow downward while the shoot usually grow upward. देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था, ऐसा क्यों होता है कि जो शूट होती हैं वो सिर्फ एयर की तरफ ग्रो करती हैं और जो रूट होती हैं वो सिर्फ सॉइल की तरफ ग्रो करती हैं. इसका अपोजिट कभी प्लांट में हमने नहीं देखा है. रूट एयर की तरफ ग्रो होती नहीं देखी, शूट हमने मिट्टी में जाती हुई नहीं देखी. ऐसा क्यों है, यहाँ उसका आंसर हमें मिलेगा. देखिए प्लांट जो होते हैं वो ट्रॉफिज्म शो करते हैं इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल, दूसरे स्टिमुलाई के लिए भी. जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था, लाइट एक स्टिमुलाई है, बट यहाँ कुछ और स्टिमुलाई भी प्रेजेंट है. कौन सी, जैसे रूट्स है वो क्या करती हैं, हमेशा ग्रो करती हैं नीचे की साइड, while the shoot usually grow upward, है ना, away from the earth. This upward and downward growth of the shoots and the roots respectively in response to the pull of earth or gravity is obviously geotrophism. ठीक है ना, तो जो रूट्स हैं वो हमेशा क्या करती हैं, जियोट्रॉफिज्म की तरफ ग्रो करना पसंद करती हैं, मतलब जो ग्रेविटी है उसकी साइड ग्रो करना पसंद करती हैं. इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन and chemo refers to chemicals, what would hydrotrophism and chemotrophism mean? Can we think of example of these kind of directional growth movements? One example of chemotrophism, ये important है, is the growth of pollen tube towards ovule. यहाँ से क्वेश्चन आता है, chemotrophism का एग्जाम्पल याद करना है. chemotrophism कहाँ देखने को मिलता है, towards ovule, किस चीज का, pollen tube का ग्रोथ. ये कहाँ पढ़ेंगे हमने, रिप्रोडक्शन चैप्टर में
पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है ना। क्या होता है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ टूवर्ड्स ओव्यूल, अभी याद रखना है ये कीमोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग आपको याद करने, जैसे जियोट्रॉफिज्म क्या होता है, सिंपल कुछ भी नहीं, जियोट्रॉफिज्म वो होता है जहां पर ग्रेविटी की स्टिमुलाई होती है, ठीक है। और ग्रेविटी की तरफ कौन शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म कौन शो करेगा, रूट शो करेंगी, और निगेटिव करेंगी स्टेम, क्योंकि ये क्या करती हैं, ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करती हैं। यहीं पर बताइए फोटोट्रॉफिज्म के बारे में पूछूं तो कौन पॉजिटिव करेगा और कौन निगेटिव करेगा। फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म किसके लिए होता है, फोटोट्रॉफिज्म होता है लाइट के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है फोटोट्रॉफिज्म, लाइट के लिए। कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म में, यहाँ पर ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म है, क्योंकि ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, है ना। और निगेटिव करेंगी रूट्स, ये करेंगी निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। अब जियोट्रॉफिज्म आपको पता ही चल गया है, रूट कैसी कर रही हैं, पॉजिटिव, और शूट कर रही हैं निगेटिव। हाइड्रोट्रॉफिज्म, जी हाँ, रूट भी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म करती हैं, है ना। ये पानी की तरफ ग्रो करती हैं, मिट्टी में पानी प्रेजेंट होता है, और शूट निगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म करती हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या देख रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कम्युनिकेशन कैसे होता है। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, है ना। जो सेंसिटिव प्लांट है, अभी हमने देखा था टच मी नॉट प्लांट कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट विल बी इवन स्लोअर। मतलब जो ये वाले मूवमेंट होते हैं ग्रोथ रिलेटेड, ये कैसे होते हैं, स्लोअर होते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा मूवमेंट होना चाहिए, इट शुड बी फास्ट, है ना। तो ये कैसा मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है। आगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डिपेंडेंट टू ग्रोथ, ग्रोथ से डिपेंडेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख कर आएंगे, फर्स्ट पॉइंट ये डायरेक्शनल होता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है, दे डू डिपेंड ऑन स्टिमुलस डायरेक्शन, ठीक है। स्टिमुलस की डायरेक्शन पे ये डिपेंड करते हैं। और थर्ड हमें क्या देखना है, ये होते हैं स्लो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर क्लियरली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ। अब हमें पता है जो एनिमल की बॉडी है, हम लोग हैं, हमारे क्या होता है, जो लिम्स होते हैं वो एक ही जगह पर ग्रो करने हैं ना। ये तो नहीं है पैर की जगह हाथ ग्रो करना शुरू कर दें किसी के, या हाथ की जगह भी पैर ग्रो करना शुरू कर दें, ऐसा देखा है कभी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है, उसके जो मूवमेंट होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो। आगे देखिए, चलिए आगे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, क्या क्वेश्चन पूछा था, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो केमिकल में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। बट उसका आंसर नहीं बताया था, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। क्यों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल में केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या जरूरत होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कि वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses। कुछ limitations हैं। limitations क्या हैं, जो electrical impulse होते हैं वो हमारी बॉडी में वहीं पर पहुंच पाते हैं जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड हो। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज, ठीक है। कहाँ पहुंच पाते हैं, जो पार्ट, जो सेल्स, जो टिश्यूज सिर्फ नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड हैं, वहीं पर ये सिग्नल्स को पहुंचा पाते हैं, ठीक है। Not each and every cell of the animal body. Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। क्या मतलब इसका ये मीनिंग होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो अगेन जनरेट होने में कुछ टाइम लेते हैं, बट हमारी बॉडी के पास इतना टाइम तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो मैसेज है उसको ट्रांसफर करना है जल्दी, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं दोबारा से जनरेट होने में। ये इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। यही रीजन होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, जब वो ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। और कन्वर्ट कहाँ होते हैं, बताया था मैंने, कहाँ पर होते हैं, नर्व एंडिंग्स पर ये कन्वर्ट होते हैं। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स
Cell cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells. क्या नाम है उनका? Chemical signals, है ना? चलिए, if instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound. अच्छा, अब chemical compounds जो chemical reactions है ये हमारे लिए क्यों beneficial है, ये भी हमें देखना है क्यों है बेनिफिशियल. ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे क्यों है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से? ये इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल. इसका क्या मतलब है? जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर, एक नाम बताया था मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एक केमिकल होता है जो नर्व एंडिंग से डिफ्यूज होकर दूसरे न्यूरॉन में पास होता है, डेंड्राइट्स को पास होता है दूसरे न्यूरॉन के. ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? ये क्या कर सकते हैं? ये डिफ्यूज हो सकते हैं इजीली और अराउंड द ओरिजिनल सेल. इफ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट. इसका क्या मतलब है? अभी मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाला क्या लिमिटेशन था? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो सिर्फ वहीं पर पास हो पाते हैं जहाँ से नर्व्स जो होती हैं वो नर्व टिश्यूज से कनेक्टेड होती हैं, है ना? मसल्स होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं? नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड होती हैं. बट जो केमिकल कंपाउंड है ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं. इसका क्या मतलब है? जो आसपास की सेल हैं अगर उनके पास भी ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो उस केमिकल को डिटेक्ट कर सकते हो, वो भी उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं इजीली. इसीलिए ये बेनिफिशियल होता है. ठीक है, दिस वुड बी स्लोअर. ये स्लो तो होगा ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस. मैटर ही नहीं करता कि वो नर्वस कनेक्शन, वो कनेक्टेड है नर्वस टिश्यूज से या नहीं. अगर उसके पास ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो उसको डिटेक्ट कर सकते हो, वो भी उस मैसेज को कैरी कर सकता है. स्लो है बट क्या है? पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से. इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली. दीज कंपाउंड्स और हॉर्मोन्स यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एज यू वुड एक्सपेक्ट. डिफरेंट हॉर्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, अब हम हॉर्मोन्स के बारे में देखेंगे. किसके? प्लांट्स के कुछ हॉर्मोन्स के बारे में हमें देखना है. ओके, वाइल व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन. ऑक्सिन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन? क्योंकि हमने एक एक्टिविटी देखी थी पीछे, अभी क्या देखी थी हमने? यहाँ पर देखिए, ये जो डायरेक्शनल है, ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है, ये वाली एक्टिविटी की बात हो रही है. एक्टिविटी 6.2, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. यहाँ पर क्या होता है? जब प्लांट लाइट की प्रेजेंट में ग्रो करता है, जैसे ये एक प्लांट है, मानिए ये एक प्लांट है, क्या है? ये एक प्लांट है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, कौन प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ये कौन है? ऑक्सीजन है. यहाँ से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है. ठीक है, जो सनलाइट आती है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है जहाँ पर सनलाइट नहीं होती. तो यहाँ पे आगे क्या इकट्ठा होने लगता है? एक साइड. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगता है. अब जब ये एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो एक साइड की ग्रोथ बढ़ जाएगी, और जब एक साइड की ग्रोथ बढ़ जाती है तो जो ये होती है, प्लांट जो होता है वो क्या करता है? एक साइड झुक जाता है. कौन सी साइड झुक जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट झुक जाता है. ठीक है, अपोजिट टू द, जहाँ पर ऑक्सीजन हुआ है वहां से ज्यादा. जब ये बड़ा होगा, सोचिए ये एक साइड झुक जाएगा ना, यहाँ से ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो ये एक साइड झुकना शुरू कर देगा. ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है. अगर यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जब ये बड़ा होगा तो ये ऐसे करना ग्रो करना शुरू कर देगा. तो किस साइड की झुक जाता है? ये सनलाइट की साइड को झुक जाता है. ठीक है, देखिए आगे. Called oxygen synthesized at the shoot tip helps the cell to grow longer. When the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. Shady side पर क्या होने लगता है? Oxygen diffuse होने लगता है. This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. कहाँ पर ज्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी? जहां पर ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ है. दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टूवर्ड्स लाइट. और जो प्लांट होता है वो किसकी साइड झुकना शुरू हो जाता है? लाइट की तरफ झुकना शुरू हो जाता है. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद हम क्या देखेंगे? कुछ और हॉर्मोन्स देखेंगे, जैसे जिब्रेलिन. अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन विच लाइक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की तरह ही किस चीज में हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ द स्टेम में हेल्प करता है. सेकेंड साइटोकाइनिन. सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन. तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है.
ठीक, इट इज अ नेचुरल, देन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। जहाँ ज्यादा सेल डिवीजन की जरूरत कहाँ है, जहाँ नई सेल बन रही है, जैसे फ्रूट्स है, सीड्स हैं, यहाँ पर हमेशा नई सेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर ज्यादा अमाउंट में साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड की बात हो रही है। इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, ये हमेशा इनके अपोजिट काम करता है, ठीक है ना। सब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, बट जो एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, और दूसरा विल्टिंग ऑफ लीफ, मतलब पत्तियां झड़ना, ठीक है, ये सब में एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक। हार्मोन इन एनिमल्स अभी हमने प्लांट में देखे, अब हम एनिमल्स में हार्मोन देखेंगे। हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन transmission used in animals? What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in scary situation? ठीक है, these their bodies have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in the controlled ways. Many different tissues types will be used and their activities integrated together in their actions. However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. मतलब जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है, ये बात हो रही है यहाँ पर। जो जैसे एक स्क्वायरल है, अगर वो डर गई है या तो भागेगी या फिर वो लड़ना सीख ले, दो एक्टिविटीज वो कर सकती है ना। तो ये दोनों ही एक्टिविटीज बहुत अलग होती हैं, या तो फाइट करना या फिर भाग जाना, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग एक्टिविटी हैं। क्लियर, आगे है, मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस. हाउएवर द टू alternate activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparations can be usefully made in the body. These preparations should ideally make to it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? इसका क्या मतलब है, ये दोनों ही एक्टिविटी बहुत अलग है, तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कॉमन एक्टिविटी हो इन दोनों की और थोड़ा इजी हो, रिलायबल हो, ठीक है ना. If the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide the wide-ranging changes needed. This is done in many animals including human being using a hormone called adrenaline which is secreted from the adrenal. अच्छा, एक बात ये है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो चीज़ का कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में. किन किन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है? पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है, किसके साथ? नर्वस टिश्यूज के साथ, ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, किस किस का कोऑर्डिनेशन होता है? एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना. एंडोक्राइन सिस्टम से क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो न्यूरल सिस्टम है यहाँ पर नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में बॉडी को कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है. आगे देखिए, आगे हमें क्या देखना है? एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली. कुछ हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, जैसे एड्रेनलिन एक हार्मोन है, ठीक है ना. एड्रेनलिन का क्या काम होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है एड्रेनलिन से. एड्रेनलिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, कहाँ से निकलता है? ये सिक्रीट होता है बॉडी के ऊपर, सॉरी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रेनल ग्लैंड, वहीं से ये सिक्रीट होता है. कहाँ पर प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वहां से ये सिक्रीट होता है. एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. अब क्या होगा आगे? आगे लिखा है द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट, ठीक है. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर. एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है? एड्रेनलिन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन? इसलिए कहते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें नर्वसनेस फील होती हो, डर लगता हो, या फिर हम ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, वहां पर ये हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में. जब हम एक्साइटेड फील करते हैं या नर्वस होते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है? जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है, इसलिए डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है? हार्ट पे एक्ट करता है, ठीक है ना. और क्या होता है? गूज बम्स आ जाते हैं, है ना. उसको हम पायलोरेक्शन भी कहते हैं, पायरोरेक्शंस, ठीक है. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स. क्यों? हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके, इसलिए जो हार्ट होता है वो ज्यादा तेज फास्ट बीट करना शुरू कर देता है. The blood of the digestive system and skin is reduced due to concentration of muscles around the small arteries in these organs. This diverts the blood of our skeletal system
द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राग्राम एंड मसल्स, है ना। जब भी हम नर्वस होते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि जो डायफ्राग्राम है और क्या है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ज़्यादा तेज ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are a part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body. तो ये क्या है, दूसरा तरीका है हमारी बॉडी का काम करने का। पहला क्या था, नर्वस टिश्यू जो हम पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी क्या कर रहा है, एक तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एड्रेनल हार्मोन की बात हुई। एड्रेनल हार्मोन की क्या बात हुई है, ये बात हुई है, ये सिक्रेट करती है एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन, और इसका काम होता है जब भी हम ऐसी सिचुएशन है, जो सिचुएशन एक्साइटेड है या फिर नर्वस होने वाली है, डरने वाली है, वहाँ पे रिलीज होता है, और ये क्या कराता है, हमारी बॉडी को रिएक्ट कराता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म? जो प्लांट्स थे उनमें क्या हो रहा था, ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे, जैसे सेल डिवीजन में, स्टेम की ग्रोथ में, या फिर उसके अगेंस्ट हेल्प कर रहे, उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे हार्मोन्स। बट एनिमल्स में क्या काम करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। हमें तो पता है कि जो हार्मोन है वो डायरेक्शनल ग्रोथ में हेल्प नहीं करते एनिमल्स में। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। कभी हमने देखा है कि एनिमल का एक हाथ लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, एक साइड हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा, एक साइड कम, तो ग्रोथ क्या हो गई, अलग अलग हो गई? ऐसा कभी देखा है? नहीं ना। तो जो प्लांट्स होते हैं वहां पर तो ऐसा हो सकता है, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। बट इफ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ डिपेंड्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस। Plant will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. The design of body is carefully maintained during the growth of the children. ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है, जो हमारी ग्रोथ है वो कंट्रोल्ड होती है। अब कुछ हमें हार्मोन्स बताए गए हैं, हमें वो याद करने हैं। जैसे लेट अस एग्जामिन, देखिए ये जो फिगर है एंडोक्राइन इन ह्यूमन बीइंग्स, मेल और फीमेल में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर हैं ये तीनों, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ ये थाइमस ग्लैंड है, ये यहाँ प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये रहा किडनी के ऊपर। टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं मेल्स में। वेयर एज सेम, सब चीजें सेम होंगी। देखिए हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, एड्रिनल, सब सेम है। पैनक्रियाज बट अलग है तो यूट्रस एंड ओवरी, ठीक है। अब देखिए, लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विच से आयोडाइज्ड सॉल्ट और एनर्जाइज्ड विद आयोडीन एनरिच्ड। मतलब हमने क्या देखा है, हमने ऐड भी देखे हैं, जैसे जो सॉल्ट होता है वो कहता है आयोडीन सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट है, ठीक है ना। जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होना क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे ऐड हम देखते हैं कि सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट है, ये सॉल्ट अच्छा है, इसको लीजिए, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आयोडीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ये रही यहाँ पर, ठीक है ना, ये इस जगह पर प्रेजेंट होती है, और इसके लिए आयोडीन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आयोडीन की कमी बॉडी में हो जाएगी तो जो थायरॉयड ग्लैंड है ये स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, उस बीमारी को हम कहते हैं गॉइटर, ठीक है ना। अगर आयोडीन की कमी है तो बॉडी में क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। क्लियर? आयोडीन एसेंशियल है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। दूसरा गॉइटर से क्वेश्चन आता है, कौन से हार्मोन की बात हो रही है, यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड की बात हो रही है, आयोडीन की बात हो रही है। नेक्स्ट, समटाइम वी कम अक्रॉस पीपल हु आर ईदर शॉर्ट और एक्सट्रीमली लॉन्ग। अब कुछ ऐसे हमने लोग देखे हैं जो बहुत छोटे रह जाते हैं, ड्वार्फ, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं नॉर्मल हाइट से भी। वो कौन से ग्लैंड से ऐसे
ऐसी जो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अगर वो कम, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो हाइट जो है इंसान की वो बढ़ नहीं पाती और वो ड्वार्फ रह जाता है। अगर एक्सट्रीमली ज़्यादा, अगर एक्सट्रीम अमाउंट में निकल गया है बॉडी से ग्रोथ हार्मोन, तो एक्सट्रीमली जायंट्स हो जाते हैं, टॉल हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज द वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, indicates growth hormone regulates growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. Clear? ये क्या करता है, dwarfism cause कर देता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, जायंट्स वाले को बोलते हैं हम जाइजेंटिज्म। जो लोग अपनी हाइट से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनको हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं, और जो छोटे रह जाते हैं उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। क्लियर? यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स। जब आप 10 से 12 साल के होते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना। लड़कों की बॉडी में अलग चेंज आता है, लड़कियों की बॉडी में अलग चेंज आता है। किसकी वजह से आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को पहले हम प्यूबर्टी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, इंपॉर्टेंट है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कराता है, प्यूबर्टी को हिट कराता है। क्लियर? डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? डायबिटीज के बारे में सबने सुना होगा। क्या होता है डायबिटीज? डायबिटीज होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इट माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेना। अब ये काम क्या करता है, जो इंसुलिन होता है वो रेगुलेशन कराता है ग्लूकोज लेवल का ब्लड में। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल लेवल में लाने में इंसुलिन बहुत हेल्प करता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है पैनक्रियाज से। तो इंसुलिन हार्मोन है पैनक्रियाटिक हार्मोन। इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज इज कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट। जो भी पढ़ाया है सब इंपॉर्टेंट है, सारे हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्लियर? आगे आगे लिखा है, इफ इट इज इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, we need a mechanism through which it is done. A timing and amount of hormone release are regulated by, ये अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म एक वर्ड दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म? ऐसा मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को प्रिसाइज अमाउंट में निकलने में हेल्प करता है। अगर वो ज़्यादा निकल रहे हैं तो उनको कंट्रोल अमाउंट में लेकर आता है, ठीक है ना। वही होता है फीडबैक मैकेनिज्म। ये देखिए यहाँ पर, अ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द हार्मोन। क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में जानना, ठीक है ना। ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर? चलिए आगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस दे आर डिटेक्टेड बाय सेल ऑफ पैनक्रियाज। देखिए अभी मैंने बताया था, अगर ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में, ब्लड शुगर में, ब्लड में बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी पैनक्रियाज को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। यही है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, ये एक टेबल गिवन है हमें, इसको हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये टेबल गिवन है, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें पहला दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, सबको पता है कहाँ से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को इन ऑल ऑर्गन्स। दूसरा है थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड, कौन सा करती है, थायरॉक्सिन, है ना। अभी हमने देखा था थायरॉक्सिन ये रिलीज करती है, और इसका काम क्या होता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, इंसुलिन होता है पैनक्रियाज से रिलीज, और रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है, क्या करता है, डेवलप कराता है, क्या कराता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, और प्यूबर्टी में हेल्प करता है ना। ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराता है प्यूबर्टी में। ओवरीज, ओवरीज से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरीज से होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम होता है, अभी अब हम पीछे देख कर आए थे, बताइए क्या काम होता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ से निकलता है, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है वहां से एड्रेनलिन निकलता है, और इसका काम क्या होता है, ये क्या कराता है, इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, और ये इसका काम होता है
हार्ट बीट को बढ़ाना, ठीक है, पायरोरेक्शंस, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल कराता है जहां पर हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है नर्वसली या फिर एक्साइटेडली। आगे, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ये कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बात हो रही है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने में, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है एंड होपफुली आप लोगों को समझ आया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबने नोट किए हो, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और फॉलो करिए स्कॉलर्स स्टडी अड्डा को। थैंक यू।